वेलकम टू एचपी एग्जाम मार्ट। आज की इस क्लास में हम हिंदी सब्जेक्ट का शुरू करने वाले हैं। एचपी पटवारी एग्जाम 2026 की तैयारियां चल रही हैं और यूट्यूब पे हमारा फ्री बैच चल रहा है। उसमें आज हम हिंदी के सब्जेक्ट का टॉपिक 1 करेंगे, भाषा, व्याकरण और लिपि का। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा, भाषा से क्या समझते हैं, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है हिंदी में। ठीक है जी, कोई भी एग्जाम है हिंदी का, पहले ही भाषा की जो परिभाषाएं होती हैं हिंदी ग्रामर के एग्जाम में, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाषा आपको पता है कि माध्यम होता है ना। माध्यम होता है, भाषा उस माध्यम को कहते हैं जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, विचार, भाव, इच्छाएं इत्यादि को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। ठीक है जी, बोलकर या लिखकर हम प्रकट करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। भाषा वह माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, भावों को, इच्छाओं को बोलकर या लिखकर दूसरों पर प्रकट करते हैं, तो इसको हम भाषा कहते हैं। दूसरे वे में बोला जाए, दूसरे शब्दों में अगर हमें इससे कहा जाए तो हम इसे कह सकते हैं कि ये एक सामाजिक व्यवहार का माध्यम होता है। दूसरों से जो हम सामाजिक व्यवहार करते हैं उसका माध्यम हम भाषा को कह सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा मनुष्य देखो अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। उसके लिए जो माध्यम की आवश्यकता होती है वो भाषा कही जाती है। ठीक है, तो ये हो गया भाषा का परिभाषा जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, देखो भाषा वह ध्वनि है ना, वो सार्थक ध्वनिया, इसको हम तीसरे वे में अगर हम लिखना चाहें तो भाषा एक सार्थक ध्वनि के रूप में हम इसको बोल सकते हैं। वो सार्थक ध्वनि होती है इसका जिसका प्रयोग मनुष्य अपने विचारों और भावों इत्यादि को, भाव को प्रकट करने के लिए करता है। ठीक है, व्यक्त करने के लिए करता है। ठीक है, जिसका प्रयोग मनुष्य विचारों, भावों इत्यादि को व्यक्त करने के लिए करता है। तो आपके पास 3 इसकी परिभाषाएं हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाषा क्या है तो आप नंबर 1 में ये बता सकते हो कि भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार, भाव इत्यादि को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। दूसरा आप कह सकते हो भाषा एक सामाजिक व्यवहार का माध्यम है। तीसरा सार्थक ध्वनि होती है। भाषा एक वो सार्थक ध्वनिया या सार्थक मानवों द्वारा, इंसानों द्वारा उच्चारित ध्वनिया जिसका प्रयोग हम अपने विचारों अथवा भावों को व्यक्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इस परिभाषा को बताने का मेरा अर्थ यह था। देखो आजकल चला है भाषा के रूप, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, भाषा के रूप कितने होते हैं। तो यहाँ पे कई कहते हैं कि 2 रूप होते हैं, कई कहते हैं 3 रूप होते हैं। ठीक है, तो भाषा के जो रूप होते हैं वो 2 होते हैं, याद रखना आपने। एक होता है मौखिक रूप, मौखिक भाषा। ठीक है, दूसरा रूप होता है लिखित भाषा। इसमें बहुत से लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि कितने रूप होते हैं। तीसरा एक कहते हैं कि भी सांकेतिक भाषा होती है। ठीक है, एग्जाम में आजकल क्वेश्चन भी आता है भाषा कितने रूप, तो 3 लिख देते हैं कि सांकेतिक भाषा भी भाषा का रूप है। अब देखिए सांकेतिक भाषा ही नहीं जो संकेतों से बोली जाती है। हिंदी व्याकरण का ये हमारा एग्जाम है। ठीक है, हिंदी की क्लास है। ठीक है, तो हिंदी भाषा जो है उसके 2 रूप है, मौखिक और लिखित, क्योंकि भाषा व्याकरण के अनुसार चलती है। तो व्याकरण में क्या है, अब आप इसकी परिभाषाओं को देख लीजिए, कहीं पे भी आप पढ़ना, बोलकर या लिखकर प्रकट किया जाता है। ठीक है, और सार्थक ध्वनि होती है। सांकेतिक भाषा सार्थक ध्वनि नहीं होती है, वो सिर्फ संकेत होते हैं। तो इसीलिए भाषा का ये रूप जो है, सांकेतिक भाषा जो रूप है, इसको आप ये कह सकते हो कि ये व्यावहारिक भाषा के, ठीक है, व्यवहारिक रूप से हम इसे भाषा का अंग मान सकते हैं, व्यवहारिक रूप से। परंतु व्याकरणिक रूप से, और आपको पता है व्याकरणिक रूप से, व्याकरणिक तौर पर भाषा के जो प्रकार हैं या रूप हैं वो 2 ही हैं। ठीक है, 2 ही हैं, सांकेतिक भाषा नहीं होगी। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पे हमारा एग्जाम जो है पटवारी का या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो सारे
व्याकरण के अकॉर्डिंग, हिंदी ग्रामर का पेपर आता है, ठीक है जी। तो इसमें क्लियर हो जाओ कि भाषा के दो ही रूप होते हैं व्याकरणिक दृष्टि से। सांकेतिक भाषा व्याकरणिक दृष्टि से भाषा का रूप नहीं माना गया है, ये व्यवहारिक तौर पर यूज होता है, व्यवहार में आजकल यूज होता है। पहला डाउट आपका क्लियर है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, हमने कहा व्याकरण। अब व्याकरण की बात कर लेते हैं, व्याकरण क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा बड़ी परिभाषाएं आपको नहीं लिखवाने वाला हूं। व्याकरण आप कह सकते हो कि व्याकरण एक प्रकार के नियमों का संग्रह होता है, ठीक है, संग्रह या संकलित रूप, ठीक है, या वह शास्त्र है, ठीक है, जो हमें भाषा के शुद्ध या अशुद्ध होने का बारे में बताता है, ठीक है, प्रदान करता है, ज्ञान प्रदान करता है किसका, ऐसे नियमों का संग्रह है व्याकरण जो हमें किसी भी भाषा के, जो भाषा के शुद्ध या अशुद्ध होने का ज्ञान हमें प्रदान करता है, हमें बताता है कि भाषा शुद्ध है या अशुद्ध है। ये ध्यान रखना आपने। नंबर 3 पे है पॉइंट लिपि, फिर इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, ठीक है जी। लिपि क्या होती है, लिपि की हम इसको कहते हैं स्क्रिप्ट, ठीक है जी, इंग्लिश में कहते हैं इसको स्क्रिप्ट। ये क्या होती है, मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए। ये लिपि आप इसको ये लिख लो, चिन्ह होते हैं। चिन्ह आप कैसे लिखे जाते हैं, चिन्ह इस तरह से लिखते हैं ना, ये ध्यान रखना है। ये आपके एग्जाम में भी इसका क्वेश्चन आता है, शुद्ध अशुद्ध वर्तनियों के लिए इसको पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। तो लिपि क्या है, चिन्ह होते हैं। कौन से चिन्ह, जो मौखिक ध्वनियों को, मौखिक भाषा ना, मौखिक ध्वनि को लिखकर प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। लिखकर प्रकट करने के चिन्ह जो होते हैं वो, उसको लिपि कहते हैं, ठीक है। लिपि का जो शाब्दिक अर्थ होता है, लिपि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है जी, लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है, स्क्रिप्ट है ना, इसको कहते हैं हम चित्रित करना, ठीक है, चित्रित करना या उकेरना कहते हैं इसे, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है शुरू शुरू की जो लिपि थी, जब बहुत पहले, तो वो चित्रों के हिसाब से बताई जाती, ठीक है, चित्रात्मक लिपि होती थी। जैसे कि हम बात करें प्रमुख लिपियां, तो हिंदी की लिपि कौन सी है, हिंदी की लिपि है देवनागरी, ठीक है जी। लिपि का चैप्टर चल रहा ना, हिंदी की कौन सी लिपि है, हिंदी की है देवनागरी लिपि। संस्कृत की, संस्कृत की कौन सी है, संस्कृत की भी देवनागरी है। पंजाबी की, पंजाबी भाषा की, पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि होती है ना, गुरुमुखी है। उर्दू की, उर्दू की लिपि अरबी लिपि है ना। अंग्रेजी की लिपि, अंग्रेजी की लिपि कौन सी होती है जी, रोमन। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके। फिर आ गई बंगला या गुजराती, है ना। इन भाषाओं की लिपि कौन सी है, ब्राह्मी। कहते हैं देवनागरी लिपि का विकास जो है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। क्लियर है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसके अलावा भाषा आपने पढ़ ली, एक और टर्म आती है यहाँ पे, मानक भाषा, ठीक है। मानक भाषा, या इसको हम कहते हैं परिनिष्ठित, ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा। मानक भाषा या परिनिष्ठित भाषा क्या होती है, ठीक है। आप इसको ये इस तरह से कह सकते हो कि शिक्षित वर्ग, जो शिक्षित या सभ्य वर्ग जो होता है, सभ्य व्यक्तियों का के द्वारा जो भाषा का प्रयोग होता है, शिक्षित या सभ्य वर्ग, जैसे अधिकारी कर्मचारी इत्यादि, ठीक है। अधिकारी कर्मचारी, शिक्षक, लेखक, ठीक है, यानी कि प्रशासनिक रूप से जो भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम सभ्य वर्ग द्वारा
प्रयोग की जाने वाली भाषा, प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या कहलाती है जी? मानक भाषा कहलाती है। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि व्याकरणिक रूप से शुद्ध भाषा मानक भाषा कहलाती है। ठीक है, व्याकरणिक तौर पे जो शुद्ध भाषा होती है उसका क्या कहते हैं? मानक भाषा कहते हैं। इसका कार्य कहाँ पे होता है? ये प्रशासनिक कार्य में। ठीक है, जैसे मैंने अभी बता दिया, प्रशासनिक कार्यों में उपयोग होता है। ठीक है, उपयोग कहाँ कहाँ होता है? आप कह सकते हो प्रशासनिक कार्यों में इसका उपयोग होता है। ठीक है, लेखन में उपयोग होता है। लेखन आपने देखा है, किताबें जैसे छपती हैं तो बहुत ही व्याकरणिक तौर पे शुद्ध भाषा को उसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरा आप इसको कह सकते हो शिक्षण में इस भाषा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो व्याकरणिक तौर पे बिल्कुल शुद्ध भाषा का प्रयोग कौन करता है? अब नॉर्मल भाषा में तो हम लोग अपने बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं ना, तो उसमें कई बार क्या होता है कि व्याकरणिक तौर पे वो भाषा शुद्ध नहीं होती है। तो इसीलिए मानक भाषा होती है जो जिसको शुद्ध भाषा का, व्याकरण तौर पे शुद्ध भाषा का प्रयोग जब किया जाता है तो कहाँ कहाँ करा जाता है? शिक्षण कार्यों में, लेखन कार्यों में, साहित्य रचनाओं में और प्रशासनिक कार्यों में इस भाषा का उपयोग किया जाता है। यहां से भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं भाषा का इतिहास। नेक्स्ट हम करने वाले हैं भाषा का इतिहास। थोड़ा सा ओवरव्यू इसका जान लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संसार में कुल प्रचलित भाषाएं। ठीक है, मेन मेन पॉइंट करेंगे। जैसे आप बोल सकते हो कि संसार में प्रचलित भाषाएं कितनी है? लगभग 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 3000 भाषाएं प्रचलित हैं। ठीक है, उसके बाद भाषा खंड। ठीक है, हिंदी भाषा का इतिहास जानने से पहले हमें भाषाओं का इतिहास जानना पड़ेगा। ठीक है, और उसका विकास क्रम देखना पड़ेगा। टोटल भाषा खंड कितने हैं? 4। इसमें से एक है यूरेशिया खंड, यूरोप और एशिया को मिलाकर के यूरेशिया खंड है, जिसमें लगभग 10 भाषा परिवार है। ठीक है, अफ्रीका भाषा खंड है। ठीक है, इसमें 3 भाषा परिवार है, ये भाषा परिवार है। ठीक है, उसके अलावा प्रशांत महासागरीय आती है। ठीक है, प्रशांत महासागरीय भाषा खंड है, इसमें लगभग 4 भाषा परिवार है। और उसके बाद अमेरिका या अमेरिका भाषा खंड है, उसमें 1 भाषा परिवार है। ठीक है, तो कुल भाषा परिवार कितने? 10 3 13, 4 17 और 1 18। तो भाषा परिवार कितने हुए? आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि संसार में कुल कितने भाषा परिवार हैं, तो आप कहोगे जी 18 है। ठीक है, भाषा खंड कितने? 4। लगभग कितनी प्रचलित भाषाएं हैं? ठीक है, 3000, 3000 से अधिक भाषाएं, लगभग लगभग 3000 भाषाएं। ठीक है, अब हमारा हिंदी का भाषा परिवार कौन सा है? तो हम कहेंगे जी इसमें यूरेशिया खंड जो है, हमने अभी भाषा खंड पढ़ा, यूरेशिया खंड। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है एक परिवार, भारोपीय भाषा परिवार। ठीक है, भारोपीय भाषा परिवार। ठीक है, इसमें लगभग 11 भाषाएं हैं। 11 भाषाएं हैं, जिसमें से 6 भारत की हैं। ठीक है, 6 भारत की हैं और 5 यूरोपीय भाषाएं हैं इसमें। समझ गए जी? तो भारोपीय भाषा परिवार, कुल भाषा परिवार कितने? 18 भाषा परिवार हैं। ठीक है, तो भारोपीय नहीं, भारत और यूरोपीय। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो यूरेशिया खंड के अंतर्गत आता है यूरोपीय भाषा परिवार। ठीक है, और इसके अलावा इसमें आता है एक भारोपीय भाषा परिवार ना, भारत और यूरोपीय, नंबर 1। नंबर 2 पे आता है जिसमें भारत की ही भाषाएं हैं, द्रविड़ परिवार। ठीक है, द्रविड़ परिवार में कितनी भाषाएं हैं? 5। जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उसके अलावा मलयालम, मलयालम और अंत में है ब्राहुई भाषा परिवार, भाषाएं। ठीक है, तो ये 5 भाषाएं आती है इसमें द्रविड़ परिवार में। ठीक है, तो सबसे बड़ा भाषा परिवार यानी कि क्षेत्र विस्तार
किसका कितना क्षेत्र है, ठीक है, किस भाषा का क्षेत्र कितना विस्तृत है, और साथ में बोलने वालों की संख्या के आधार पर, है ना, बोलने वालों की संख्या के आधार पर यहां से क्वेश्चन बनता है ना, आधार पर सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, कौन सा होगा, वो है भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार सबसे बड़ा है, ठीक है, हमारा भारोपीय भाषा परिवार बोलने वालों की संख्या के आधार पर भी और क्षेत्र विस्तार के आधार पर भी सबसे बड़ा परिवार है, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं हिंदी का विकास क्रम। अब बात करते हैं हिंदी के विकास क्रम के ऊपर। हिंदी भाषा का विकास क्रम, हिंदी भाषा का विकास क्रम, ये अगला टॉपिक है हमारा। देखो, हिंदी भाषा जो है वो संस्कृत से निकली है, ठीक है, संस्कृत की आप कह सकते हो इसको एक तरह से उत्तराधिकारी नहीं है, उत्तराधिकारी भाषा, ठीक है, उसे कौन सी है, हिंदी, ठीक है। तो संस्कृत से निकली हुई है। नंबर 2 पॉइंट जो एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही हम यहाँ पे लिखेंगे, मेंशन करेंगे, और बहुत ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। जो आपके पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वहीं से हम शुरू करेंगे, ठीक है। सर्वाधिक प्राचीन भाषा, ठीक है, लिखित रूप में याद रखना, ठीक है, मौखिक नहीं, लिखित सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, संस्कृत, ठीक है। इसमें विकास क्रम में जाने से पहले हम ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। और सर्वाधिक प्राचीन भाषा का लिखित रूप कौन सा है, यानी कोई किताब या ग्रंथ अगर है तो कौन सा है, सबसे पुराने, संसार में सबसे पुराना जो कोई किताब अगर लिखी गई है वो कौन सी है, ऋग्वेद है वो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं भाषा के विकास क्रम की। हम यहाँ पे थ्योरेटिकली भी पढ़ते जाएंगे, जो एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी हम साथ साथ में करते जाएंगे। तो सबसे पहली थी संस्कृत भाषा, ठीक है, संस्कृत रही है लगभग आपके 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल वे में मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि देखो बहुत सी किताबों में अलग अलग किताबों में अलग अलग टाइमलाइन लिखी हुई है, तो जो सर्वमान्य टाइमलाइन है वो यहाँ पे हमने मेंशन की हुई है, तो इसको आपने इसके अकॉर्डिंग ही चलना है। और कभी एग्जाम में कोई ऑप्शन आता है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, उसका आपने ध्यान रखना है ना। तो संस्कृत भाषा जो थी वो सबसे पुरानी भाषा है, ठीक है जी। और दूसरी बात कि संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच की भाषा थी, ठीक है। इसके दो रूप थे संस्कृत के, एक को कहते हैं हम वैदिक, ठीक है, वैदिक संस्कृत जिसमें वेदों की रचना हुई है, इसका समय काल है 1500 से लगभग 800 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो वेदों की रचनाएं इस काल में हुई जैसे, ठीक है, ऋग्वेद। और दूसरा हम इसको कह सकते हैं लौकिक संस्कृत, ठीक है। लौकिक संस्कृत यानी कि लोक भाषाओं में जो संस्कृत प्रचलित थी, लोक भाषाओं में प्रचलित मतलब ये बहुत मुश्किल नहीं थी, वैदिक संस्कृत काफी मुश्किल थी भाषा, ठीक है। तो वो सरल रूप आप इसको कह सकते हैं। तो ये जो प्रचलित हुई यानी कि हिंदी साहित्य के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, तो ये लगभग इसका समय काल मान लो आप 800 से 500 ईसा पूर्व तक, ठीक है जी। तो ये वेद इस काल के मान लो। और दूसरे हम कह रहे हैं लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत में किन काव्यों की रचना हुई, तो आप कह सकते हो इसमें पुराण, महाकाव्य। महाकाव्य कौन से, सबसे बड़े महाकाव्य कौन से हैं जी, दो है, एक रामायण और महाभारत, ठीक है, महाभारत। तो बोलने का मतलब ये है वेद की रचना कौन सी भाषा में हुई है, आप कहोगे संस्कृत में हुई है, कौन संस्कृत, वैदिक संस्कृत में हुई है। पुराण और महाकाव्य की रचना कौन सी भाषा में हुई है, लौकिक संस्कृत में, ठीक है, रामायण महाभारत इत्यादि।
क्लियर है। नेक्स्ट विकास क्रम आ गया संस्कृत। संस्कृत के बाद आ गए जी हम वैदिक लौकिक संस्कृत। उसके बाद लौकिक संस्कृत के बाद आप इसको कह सकते हो नेक्स्ट भाषा है पाली। ठीक है, पाली भाषा। इस भाषा को हम ये समझ लो कि प्रथम प्राकृत भाषा के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम प्राकृत भाषा के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका समय काल कब का था? 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से फर्स्ट या प्रथम ईस्वी तक इसका समय काल माना गया है। ठीक है, कब तक माना गया है? 500 ईसा पूर्व से प्रथम ईस्वी तक इसका काल माना गया है। फिर पाली के बाद भाषा परिवर्तित होते पहुंची हमारी प्राकृत भाषा तक। ठीक है, प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा यानी कितना समय काल रहा इसका? इसका कार्यकाल है प्रथम ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक। ठीक है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, प्रथम ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक। यानी कि आप ये देख लो 1500 से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक संस्कृत, उसके बाद पाली और प्राकृत भाषाओं का काल कितना? 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। ठीक है, समय काल रहा। नेक्स्ट इसके बाद प्राकृत भाषा के बाद हमने शुरू किया था, लास्ट था प्राकृत भाषा। इसके बाद जो परिवर्तन हो उसके बाद भाषा का रूप बदला, तो उसको हम कहते हैं उस रूप को अपभ्रंश भाषा। ठीक है, अपभ्रंश भाषा। ये कब तक रही? 500 से लेकर के 1000 ईस्वी तक ये भाषा रही। ठीक है, 500 से लेके 1000 ईस्वी तक रही है। ठीक, तो इसके बाद ये अपभ्रंश का एक रूप जिसको हम क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस यहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अवहट भाषा या इसको हम कहते हैं पिंगल। ठीक है, पिंगल भाषा। इसको हम पुरानी हिंदी भी कहते हैं। ठीक है, पुरानी हिंदी को हम अवहट या पिंगल भाषा भी कहते हैं। ठीक है, इस भाषा को हम ये कह सकते हैं कि ये अपभ्रंश की उत्तरकालीन उत्तरकालीन अवस्था माना जाता है इस भाषा को। ठीक है, क्या माना जाता है? अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था माना जाता है। इस समय काल में जो रचनाएं हुई इस भाषा में, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपको एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी जी? चंद ने इसको लिखा है। ठीक है, चंद ने लिखा है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि इसे हम हिंदी भाषा का, ठीक है, पुरानी हिंदी कहा गया ना, तो हिंदी भाषा का सबसे पहला महाकाव्य इसे मानते हैं। ठीक है, रामायण महाभारत तो संस्कृत के हैं, हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। उसके अलावा और कौन कौन सा लिखा गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आ जाते हैं। कीर्ति लता और कीर्ति पताका जैसे ग्रंथ थे। ठीक है, महाकाव्य थे, जिसको किसने लिखा? विद्यापति ने। किस भाषा में लिखा? अवहट या पिंगल भाषा में। ये ध्यान रखना आपने। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद हमने कहा अवहट या पिंगल के बाद अपभ्रंश से हिंदी का रूप बिगड़ते बिगड़ते, एक तो पुरानी हिंदी, फिर उसके बाद इसका एक अपभ्रंश भाषा का एक रूप था, अवहट भाषा का एक रूप था शौर सैनी अपभ्रंश। ये ध्यान रखना आपने, ये इससे यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। शौर सैनी अपभ्रंश बोलते हैं इसको। ठीक है, ये जो शौर सैनी अपभ्रंश है रूप इसका, इसी से हमारी आधुनिक हिंदी का जन्म हुआ। ठीक है, आधुनिक हिंदी यहीं से निकली है। आधुनिक हिंदी कब से? 1000 ईस्वी से अभी तक जो भी है वो आधुनिक हिंदी है। ठीक है, टिल नाउ अभी तक जो है हिंदी भाषा चल रही है। तो आपको एक पॉइंट इसमें याद रखना आप, कि लगभग 1100 से लेकर के 1150 तक, ठीक है, जो ये आधुनिक हिंदी भाषा है, हिंदी उसकी साहित्यिक रचनाएं शुरू हुई। ठीक है जी, 1100 से लेके 1150 तक। अब बात करते हैं आधुनिक हिंदी भाषा का। ठीक है,
तो आधुनिक हिंदी भाषा जो है, इसका समय काल हमने कहा मोटा मोटा 1000 ईस्वी से आगे। ठीक है, तो इसके अब 3 रूप है। ठीक है, नंबर 1 पे आप इसको कह सकते हो आदिकाल। अब हम पहुंचे हिंदी पे। हिंदी का आदिकाल कितने से राजी? 1000 से लेकर के 1500 ईस्वी तक आदिकाल मानते हैं। ठीक है, दूसरा रूप है इसका मध्यकाल। मध्यकाल कब से कब तक राजी? 1500 ईस्वी से लेकर के 1800 तक। ठीक है, 1500 से 1800 ईस्वी तक मध्यकाल है। तीसरा हिंदी का आधुनिक काल। ये टाइमलाइन रखना, याद रखना बहुत आसान है। आधुनिक काल, ठीक है, कहाँ कब से कब तक राजी? 1800 से अभी तक। कहीं कहीं पे अभी आपको कहा जाता है कि 1850 से शुरू हुआ, मेन ये 1800 से, ठीक है, 1800 के आसपास से स्टार्ट हुआ। तो अब आप इसकी टाइमलाइन कैसे याद रखोगे? मेन 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के कितने तक हो गया? 500 ईसा पूर्व तक हो गया। ठीक है, क्या क्या था? वैदिक संस्कृत। ठीक है, फिर यहां से क्या बना? 1500 से 800 तक रह गया। ठीक है, 800 से 500 ईसा पूर्व तक लौकिक संस्कृत। ये ध्यान रखना। ठीक है, 800 से 800 से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक लौकिक संस्कृत। वैदिक और लौकिक आ गई इधर। ठीक है, पाली कितने से रहा? 500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी तक, है ना। तो ये 500 ईसा पूर्व से पाली, फिर दूसरी प्राकृत भाषा। 500 से लेकर के फर्स्ट ईस्वी तक ये पाली भाषा, और फर्स्ट से लेकर 500 तक कौन सी आ गई? प्राकृत। ठीक है जी। अब फर्स्ट से आगे अपभ्रंश, है ना, 500 से आगे। ठीक, फिर अपभ्रंश आई। अपभ्रंश का काल कितना? 500 से लेके 1000 तक। ठीक है, हिंदी, हिंदी का अब देख लो आदिकाल 1000 से 1500 यानी कि आदिकाल। मध्यकाल 1500 से 1800, 1800 से आगे आधुनिक काल। क्लियर है? अब इसके बाद एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी भाषा की उपभाषाएं। ठीक है, उपभाषाएं कितनी होती है? 5 है। ठीक है, कितनी भाषाएं? भाषा एक है हिंदी, उपभाषा है 5। एक पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी पहला रूप है इसका। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 भाषाएं आती हैं, ध्यान रखना आपने। ठीक है, दूसरा है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में आती हैं 3 बोलियां। ठीक है, पश्चिमी हिंदी उपभाषाएं हैं 5। एक पश्चिमी हिंदी, दूसरी है पूर्वी हिंदी, तीसरी है बिहारी। ठीक है, चौथी को कहते हैं हम राजस्थानी। ये उपभाषाएं हैं। ठीक है, पांचवी है पहाड़ी। ये ध्यान रखना आपने। अब देखो पश्चिमी हिंदी में बोलियां कितनी है? उपभाषाएं और बोलियां। बोलियां अब यहां पे हम करेंगे, बोलियां कितनी है? तो बोलियां टोटल कितनी है? 17। हिंदी भाषा की उपभाषाएं कितनी? 5। बोलियां कितनी? 17। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, पूर्वी हिंदी की 3 है, बिहारी की 3 बोलियां, राजस्थानी की 4, पहाड़ी की 2। कुल मिला के 5 3 8 3 11, 11 और 4 16। 1 मिनट, हाँ, 5 3 8 3 11, 11 4 15 और 17। ठीक है जी, क्लियर है? अब पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती है? ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, खड़ी बोली जो है वो किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? किसके आती है? पश्चिमी हिंदी। खड़ी बोली एक बोलते हैं ब्रज, हरियाणवी, फिर आती है बुंदेली। ठीक है, बुंदेली के बाद आती है बांगरू। ये ध्यान रखना, खड़ी बोली, ब्रज, हरियाणवी, बुंदेली और बांगरू, ये 5 बोलियां हैं। ठीक है, पूर्वी हिंदी में अवधी, ठीक है, बघेली, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी उपबोलियां इसमें आती हैं। ठीक है जी, छत्तीसगढ़ी बोलियां आती है इसमें। बिहारी भाषा में, बिहारी उपभाषा, देखो हिंदी भाषा, बिहारी उपभाषा और इसकी बोलियां बिहारी में कितनी है? 3 है। एक भोजपुरी, फिर उसके बाद मगही,
ठीक है, मगधी नहीं है, मगही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और मैथिली बोलियां है। उसके बाद राजस्थानी उपभाषा के अंदर आती है चार। पहला तो जयपुर से जयपुरी, ठीक है, मारवाड़ से मारवाड़ी, मेवाड़ से मेवाड़ी, ध्यान रखना मारवाड़ अलग है और मेवाड़ी अलग। मालवा से मालवी, ये बोली है। पहाड़ी में देखो दो है, ठीक है, एक को कहते हैं पश्चिमी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, और दूसरी आती है पूर्वी पहाड़ी। पूर्वी पहाड़ी भाषा में सॉरी, पूर्वी या इसको हम कहते हैं मध्य पहाड़ी, ठीक है, ये होती है पश्चिमी और मध्य पहाड़ी। मध्य पहाड़ी में आती हैं दो बोलियां, एक को कहते हैं हम कुमाऊनी और गढ़वाली, ठीक है। तो ये 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं हिंदी की। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम का, बिल्कुल आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहां तक था हिंदी का विकास क्रम। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हिंदी भाषा के बारे में कुछ फैक्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले, हिंदी हमारे देश की राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है? तो राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं सॉरी, राजभाषा है, ठीक है जी। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। राजभाषा का मतलब होता है राजकीय काम हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, राष्ट्रभाषा नहीं है। कब बनी राजभाषा, कब बनी? 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है। संविधान सभा द्वारा राजभाषा का दर्जा, संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया 14 सितंबर 1949 को। इसका भी एक क्रम है, ठीक है। उसके बाद आधिकारिक तौर पर राजभाषा कब बनी? एक डेट आती है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 1950 को जब संविधान लागू हुआ, उस दिन संविधान लागू होते ही हिंदी जो थी वो आधिकारिक तौर पर, ठीक है, आधिकारिक तौर पर राजभाषा बनी, ठीक है, भारत की राजभाषा बनी, ठीक है। पहला आधिकारिक ऑफिशियल हिंदी दिवस कब मनाया गया? ठीक है, पहला हिंदी दिवस आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल, ठीक है, प्रॉपरली कब मनाया गया था? 14 सितंबर, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। पहला कब मनाया गया था? 14 सितंबर 1953 को, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 1953 से हर साल, ठीक है, राजभाषा प्रचार समिति जो है वो हिंदी दिवस का आयोजन करती है 14 सितंबर को। कौन सी संस्था करती है? राजभाषा प्रचार समिति, वो आयोजन करती है, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है जी। अब उसके बाद एक आता है कि हिंदी जो है वो कौन सी अनुसूची में शामिल है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची है, ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है हिंदी भाषा, ठीक है। कितनी भाषाएं हैं टोटल? 22 भाषाएं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, ठीक है। तो इसमें से हिंदी एक है, ठीक है। और भारत की, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की आधिकारिक राजभाषा कितनी है? आप बोलोगे एक है हिंदी, नहीं, दो है, ठीक है। एक है हिंदी, ध्यान रखना, ठीक है, और उसके साथ में अंग्रेजी को भी राजभाषा बनाया गया, यानी कि जो राजकीय कामकाज की प्रशासनिक भाषा जिसको बोलते हैं, ठीक है। राजभाषा क्या होती है? प्रशासनिक भाषा, जिसमें राजकाज जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। ऑफिशियल जो कार्य होते हैं वो सारे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होते हैं,
इसलिए भारत की आधिकारिक राजभाषाएं दोनों है। तो ये हो गया हिंदी का फर्स्ट चैप्टर, भाषा, व्याकरण, लिपि और हिंदी भाषा का विकास क्रम। नेक्स्ट क्लास में हम वर्ण विचार के बारे में और आगे और भी लेक्चर्स करेंगे, पूरा हिंदी कंप्लीट करेंगे हम। तो बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू।